प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम किन्स के आय निर्धारण के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। किन्स के सिद्धांत में आय का निर्धारण दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला है बचत और निवेश अ, के परस्पर समान होने या परस्पर कटाव यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट पर आय का संतुलन। और दूसरा है अ, समग्र पूर्ति फलन और समग्र मांग फलन के कटाव बिंदु पर जो प्रभावपूर्ण मांग का स्तर तब होता है, प्रभावपूर्ण मांग के स्तर के द्वारा साम्य आय का निर्धारण होता है। ये दो विचारधाराएं हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में पुनः एक बार बचत और निवेश में साम्य के द्वारा साम्य आय का निर्धारण किस प्रकार से होता है और बचत और निवेश की समानता में साम्य आय प्रमुख निर्धारक के रूप में कार्य करती है। ये बात हम यहाँ पे अ, आज की वीडियो में हम देखेंगे। पहला जो है आय के निर्धारण की पहली विधि बचत और निवेश की रेखाओं के द्वारा साम्य आय का निर्धारण। देखिए, किन्स के अनुसार बचत और निवेश अलग-अलग तत्वों से प्रभावित होते हैं। हम जानते हैं कि बचत पर मुख्य रूप से आमदनी का प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा परिवार की आवश्यकता, ब्याज की दर, लोगों की आदतें आदि तत्वों का प्रभाव पड़ता है। निवेश पर भी कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे निवेशक के द्वारा भावी लाभ की प्रत्याशाएं या भावी लाभ की आशाएं, सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियां, जनसंख्या के परिवर्तन, टेक्नोलॉजी के परिवर्तन इत्यादि। निवेश की मात्रा में निरंतर हलचल या परिवर्तन होते रहते हैं। आधुनिक समुदाय में बहुधा बचत करने वाला और निवेश करने वालों के समूह भी भिन्न-भिन्न होते हैं। अधिकांश बचतें तो परिवारों के द्वारा की जाती है, जबकि अधिकांश निवेश व्यावसायिक फर्मों के द्वारा किए जाते हैं। यानी बचत करने वाले लोग और निवेश करने वाले लोग अलग-अलग हैं। बचत को प्रभावित करने वाले कारक और निवेश को प्रभावित करने वाले कारक अलग-अलग हैं। बचत करने के उद्देश्य और निवेश करने के उद्देश्य या निवेश जिन चरों से प्रभावित होता है, वो अलग-अलग है। तो अब हम ये देखें कि ऐसी स्थिति में बचत और निवेश अलग-अलग तत्वों से प्रभावित होते हैं और इसके निर्णय अलग-अलग वर्गों के द्वारा किए जाते हैं। तो बचत और निवेश की रेखाओं के कटाव के द्वारा आय का निर्धारण कैसे होता है, ये हम यहाँ पे स्पष्ट करना चाहते हैं। बचत की रेखा और आय का संबंध, जिसे बचत फलन कहते हैं। बचत की रेखा बचत और आय के संबंध को व्यक्त करती है। इसी प्रकार से उपभोग फलन उपभोग और आय के संबंध को व्यक्त करती है। तो हम यहाँ पे ये कहें कि बचत सी इज द फंक्शन ऑफ इनकम और निवेश इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। या यदि मात्र यहाँ पे हम ये ले लें कि इन्वेस्टमेंट को हम आय के साथ देखें, तो इन्वेस्टमेंट और आय के संबंध को निवेश फलन व्यक्त करता है।
बचत फलन में हम ये कह सकते हैं कि फलनात्मक रूप से कि सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, और यहाँ पर हम सुविधा के लिए इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मान रहे हैं, बाहरी रूप से दिया हुआ मान रहे हैं, ये आय से अप्रभावित है। बचत आय का फलन होती है, अर्थात आय से प्रभावित होती है। निवेश को यहाँ पर हमने स्वचालित या स्वतंत्र माना है। आगे हम ये देखेंगे कि वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश की समानता, वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश और इच्छित बचत और इच्छित निवेश के ऊपर अर्थशास्त्रियों के क्या विचार है। साम्य की जो प्रथम स्थिति है वो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और सेविंग प्लन माइनस A0 प्लस ब्रैकेट 1 माइनस B ब्रैकेट Y इक्वल टू I है। यानी यहाँ पर A0 प्लस SY, saving S for margin propensity to saving, SY इक्वल टू I है। 1 माइनस C या 1 माइनस B का अर्थ है मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू सेविंग। तो यहाँ पर यदि 1 माइनस C की जगह S रख दिया जाए तो माइनस C बार यानी ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस SY, S for marginal proportionality to saving और Y for income equal to investment। तो जब साम्य की शर्त को लेते हैं तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जिसमें A0 प्लस I0 यानी स्वायत्त उपभोग और निवेश है, और इस वैल्यू को डिवाइड करें 1 माइनस B से तो साम्य आय का निर्धारण होता है। ये हमने पिछले वीडियो में दिखाया है कि मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंजप्शन क्या है। ये इस रेखा चित्र को देखें तो बहुत स्पष्ट होता है कि वर्टिकल एक्स पर हमने कंजप्शन को लिया है और हॉरिजॉन्टल एक्स पर हमने डिस्पोजेबल इनकम को लिया है। तो ये जो सी लाइन है ये दरअसल कंजप्शन और इनकम, यहाँ पे मैं मान रहा कि सी इज द फंक्शन ऑफ इनकम, कंजप्शन और इनकम के बीच में फलनात्मक संबंध को बताता है। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंजप्शन है। यदि केवल सी अपॉन वाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये औसत कंजप्शन है, सी अपॉन वाई, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई का अर्थ है मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंजप्शन। कंजप्शन कर्व कैसा होगा ये उसके ढाल पर निर्भर करता है। तो ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई जिसको मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंजप्शन कहा गया है, ये वस्तुतः कंजप्शन कर्व का ढाल को व्यक्त करता है। और किसी भी रेखा के ढाल को ज्ञात करने के लिए लंब बटा आधार होता है। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई यहाँ पे हमने लिया है। अब देखिए हम यहाँ पर एक विस्तृत इस वीडियो में बचत और निवेश की समानता यानी साम्य दृष्टिकोण के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें लगभग सभी प्रमुख अर्थशास्त्रियों के व्यू मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। ये requirement of the macro equilibrium is that the actual and planned saving and investments are all equal। साम्य के लिए दो प्रकार के निवेश की यहाँ पे चर्चा की गई है, एक्चुअल निवेश और प्लान्ड नियोजित निवेश और सेविंग।
एक्चुअल निवेश एंड एक्चुअल एंड प्लान्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये सभी बराबर होने चाहिए मैक्रो समष्टिगत साम्य के लिए। तो समष्टिगत साम्य के शर्त यह है कि नियोजित बचत नियोजित निवेश के बराबर तथा वास्तविक बचत वास्तविक निवेश के बराबर होते हैं। या यूं कहें कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की स्थिति में सेविंग बराबर जो इन्वेस्टमेंट होता है, उस स्थिति में एक्चुअल सेविंग इक्वल टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड प्लान सेविंग इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट होता है। मुख्य सार इसका ये है। अब इससे रिलेटेड ही जो प्रमुख विचार है वो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। आय को निर्धारण करने की अन्य विधियां किंजन विचार में बचत निवेश समानिका पद्धति है। अब पहले ही देखें कि बचत और निवेश में परिभाषात्मक रूप से लेखांकन रूप से समानता कब होती है। चालू अवधि की आय को किन्स ने चालू निवेश तथा चालू उपभोग व्यय के योग के रूप में परिभाषित किया। देखिए किन्स का जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड को उन्होंने आई इनकम कहा। इनकम को उन्होंने वाई से व्यक्त किया। तो वाई इक्वल टू या तो उसका कंजप्शन किया जाएगा, उसको निवेश किया जाएगा। तो चालू अवधि की इनकम वाई बराबर होती है चालू उपभोग और निवेश के बराबर। तो यहाँ पर चालू अवधि की बचत को चालू उपभोग से दूसरा चालू अवधि की बचत को चालू उपभोग से चालू आय के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया है। मतलब करंट ईयर की जो सेविंग है वो क्या है। दरअसल सेविंग क्या है? सेविंग है आय में से उपभोग करने के बाद में जो बचता है वो उपभोग है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि चालू अवधि की बचत को चालू उपभोग से चालू आय के आधिक्य के रूप में, मतलब करंट ईयर्स इनकम इज ग्रेटर देन करंट ईयर्स कंजप्शन। जब करंट ईयर या करंट पीरियड की इनकम उपभोग से ज्यादा होती है तो दोनों का अंतर y माइनस सी इक्वल टू एस यानी सेविंग होती है। यानी आपकी इनकम यदि 100 रुपए है, आप का कंजप्शन 80 रुपए है, तो बचत कितनी होगी? 20 रुपए। तो हम इसको यूं कह रहे हैं कि y माइनस सी इक्वल टू एस, और y माइनस सी इक्वल टू एस है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हमारे यहाँ इस उदाहरण में इनकम 100 है और कंजप्शन 80 है, तो सेविंग कितना होगा? 20। तो यहाँ पे केवल ये कह रहे हैं कि करंट ईयर की आय का आधिक्य उपभोग पर है। जो आधिक्य है, जो सरप्लस है इनकम का कंजप्शन से, वो सेविंग होगी। तो हम इसको यूं व्यक्त कर सकते हैं वाई टी, टी फॉर करंट ईयर, वाई टी, वाई यानी इनकम, टी यानी पीरियड। अब टी की केवल टी लिखा हुआ तो मतलब करंट ईयर है। आई फॉर इन्वेस्टमेंट है, सी फॉर कंजप्शन है। तो आय का या तो बचत किया जाएगा या उपभोग किया जाएगा, और जो बचत है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि चालू व्यय के दृष्टिकोण से चालू आय बराबर होती है चालू व्यय के। चालू आय वाई टी है और चालू व्यय क्या है? करंट ईयर्स इन्वेस्टमेंट प्लस करंट ईयर्स कंजप्शन। अब सेविंग क्या है? यदि वाई टी में से सी टी को माइनस किया जाता है तो एस टी आ जाएगा। तो करंट ईयर्स सेविंग इज वाई टी माइनस सी टी है, यानी वाई टी इक्वल टू एस टी प्लस सी टी है। वर्तमान जो हमारी आय है वो सेविंग और उपभोग के बराबर है, अतः आई टी इक्वल टू एस टी होगा। अतः हमेशा ही सेविंग इन्वेस्टमेंट निवेश बराबर बचत होगी। ये हमारी परिभाषा के दृष्टिकोण से है।
टी वर्तमान अवधि से संबंध चर को व्यक्त करता है। किन्स ने अपनी पुस्तक, जो फेमस पुस्तक है ना, जिसको संक्षिप्त में हम जीटी या जनरल थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो 1936 में पब्लिश होती है, उसने उसके पृष्ठ 64 में उन्होंने इस संबंध को यूं कहा है कि निवेश परिव्यय तथा उपभोग परिव्यय, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर वस्तुतः महत्वपूर्ण चर है। कितना उपभोग किया जाए और कितना निवेश किया जाए, ये निर्णय ही आय के स्तरों को निर्धारित करते हैं। अब चूंकि ये निर्णय किया जा रहा है कि कितना उपभोग किया जाए, ये प्लान है, कितना उपभोग किया जाए और कितना निवेश किया जाए, ये निर्णय ही आय के स्तरों को, इस लेवल ऑफ इनकम को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर जब ये कहा जा रहा है, किन्स अपने जीटीबी के प्रश्न 64 पे ये कहता है कि कितना उपभोग किया जाए और कितना निवेश किया जाए, ये प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर इच्छित अर्थ में ही बात की जा रही है। बचत क्या है? बचत तो अधिशेष मात्रा है। किसका अधिशेष है? y माइनस सी। आय का उपभोग पर आधिक्य है, तो बचत एक प्रकार का सरप्लस है। स्पष्ट है? सामाजिक बचत एवं निवेश सदैव वास्तविक राशियों के संदर्भ में समान होते हैं। यानी बचत और निवेश वास्तविक राशियों के संदर्भ में तो समान होते हैं। ओहलिन ने इस परिभाषिक समानता की आलोचना करते हुए कहा कि बचत और निवेश के बीच में समान संबंध को परिभाषात्मक समानता बताया, परंतु ये समरूपता संबंध स्वयं सिद्ध है और समायोजनकारी यंत्र के रूप में काम नहीं करती है। तो ओहलिन ने इस केंस की आलोचना की है। जनरल थ्योरी के प्रकाशन के बाद में बचत और निवेश के संदर्भ में भारी एक प्रकार का कंफ्यूजन, एक भ्रांति रही। ये भ्रांति का कारण क्या रहा है? इसको किन्स के ऊपर आधिकारिक टिप्पणी करने वाले अर्थशास्त्री हेंशन ने इसको स्पष्ट किया, और हेंशन के अनुसार इस भ्रांति का कारण यह है भी रहा कि किन्स के आलोचक समझने में असफल रहे कि जहां निवेश तथा बचत सदैव समान होते हैं, वहां यह आवश्यक नहीं है कि बचत और निवेश सदैव समान होते हैं। वहां यह आवश्यक नहीं है कि साम्य स्थितियों में सदैव ही समान रहे। ये कह रहा है कि जहां बचत और निवेश सदैव समान होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो समान हो, पर जहां बचत और निवेश सदैव समान होते हैं एक्चुअल संदर्भ में, वहां आवश्यक नहीं है कि साम्य स्थितियों में सदैव ही समान रहे। अब जब साम्य स्थिति की बात की जा रही है तो प्लान सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ एक बात निकल के आ रही है कि प्लान सेविंग और एक्चुअल प्लान सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर है। अब फंक्शनल रिलेशन की बात करें। फलनात्मक अर्थ में बचत और निवेश में समानता लाने का कार्य आय का समायोजनकारी यंत्र करता है। देखिए, जब फंक्शनल रिलेशन के संदर्भ में बात की जा रही है, तो जैसे हमने यहाँ पे फंक्शनल रूप से ये कहा कि कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, और इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इनकम। यहाँ पे केवल सामान्य उसमें हम ये ले रहे हैं। तो फलनात्मक अर्थ में बचत और निवेश में समानता लाने की महत्वपूर्ण, समानता लाने का जो कार्य करता है, उसमें ड्राइवर का जो काम करता है वो समायोजनकारी यंत्र इनकम करती है। यानी बचत और निवेश में समानता किसके माध्यम से होती है? आय के माध्यम से होती है। इस रूप में आय के संतुलन स्तर पर बचत और निवेश समान होते हैं। आय के संतुलन स्तर पर आय फलनात्मक रूप से बचत और निवेश के साथ संबंध रहती है, मतलब इनकम इज एसोसिएट विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आय
एक प्रकार का एडजस्टमेंट की भूमिका निभाता है। और क्योंकि दोनों ही बचत और निवेश आय से एसोसिएट है, तुलनात्मक रूप से। यदि अर्थव्यवस्था गतिमान संतुलन मूविंग इक्विलिब्रियम है, जैसा कि किन्स का ज़्यादातर विश्लेषण है, जिसमें कि कारण विभिन्न चरों में सदैव ही परस्पर जिसके कारण विभिन्न चरों में परस्पर ही एक सामान्य वांछित फलन का संबंध बना रहता है। तो वास्तव में बचत और निवेश न केवल समान होंगे, अपितु वे संतुलन में समान होंगे। परंतु यदि परिवर्तन की प्रक्रिया में कुछ चरों के लिए पश्चायित यानी गैप है, टाइम गैप है, तो समायोजन प्रक्रिया की स्थिति में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब अर्थव्यवस्था गतिमान संतुलन की स्थिति में है, वहाँ पर जो डिजायर्ड फंक्शनल रिलेशन है सेविंग और इनकम के बीच, इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच में, उस स्थिति में वास्तव में बचत और निवेश न केवल समान होंगे, अपितु ये संतुलन में भी समान होंगे। अब यहाँ पर जो बात निकल के आती हुई है कि ये माना जाए कि यदि 2 प्रकार की पश्चाताएँ हो सकती है। व्यय की पश्चाताएँ और एक प्रोडक्शन की पश्चाताएँ, मतलब टाइम गैप होता है। एक्सपेंडिचर गैप और प्रोडक्शन गैप, यानी तो अ, एक्सपेंडिचर पश्चाताएँ पाई जाती है, यानी आय में परिवर्तन के साथ उपभोक्ता अपने व्यय को धीमी गति से बदलते हैं। यानी व्यय में पश्चाता का अभिप्राय ये है कि आय और कंजप्शन, आय और निवेश, इसके बीच में गैप कैसा है? इसके बीच में क्या कोई गैप है? तो आय में परिवर्तन के साथ उपभोक्ता अपने व्यय में धीमी गति से बदलते हो। तो जब तक ये गैप पूरा नहीं हो जाता, तब तक वास्तविक उपभोग वांछित उपभोग के समान नहीं होगा। ये कह रहा है कि सारी स्थितियाँ ही अलग-अलग तब बनती है कि जब अर्थव्यवस्था मूविंग इक्विलिब्रियम की पोज़ीशन पे हो और गैप हो, तो आय और व्यय के बीच में यदि गैप है और आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में परिवर्तन की गति धीमी हो, तो जब तक ये गैप पूरा नहीं हो जाए, यानी उपभोग अ, आय से कम है, y माइनस सी। तो y माइनस सी क्या है? उपभोग में से आय में से उपभोग को कम किया, तो निवेश बचत होगी। अब जब तक ये बचत निवेश के माध्यम से पूरा नहीं हो जाता, तब तक वास्तविक उपभोग वांछित उपभोग के समान नहीं होगा, तथा वांछित बचत वांछित वास्तविक बचत वांछित बचत के समान नहीं होगा। यानी एक्चुअल कंजप्शन और डिजायर कंजप्शन और एक्चुअल सेविंग और डिजायर सेविंग में समानता या के बीच में असमानता होगी यदि टाइम गैप है आय और उपभोग के बीच में। इसी प्रकार यदि उत्पादन पश्चाताएँ हैं या प्रोडक्शन गैप है, इसका अर्थ हुआ कि उत्पादनकर्ता बिक्री में वृद्धि या कमी के साथ धीमी गति से समायोजन करते हो। बिक्री में वृद्धि या कमी के साथ धीमी गति से समायोजन करता है प्रोडक्शन में, तो माल के स्टॉक में अनैच्छिक निवेश इंटेंडेंट इन्वेंटरी अथवा निवेश होगा। यानी इंटेंडेंट इन्वेंटरी किसको कहते हैं? जो माल बिका नहीं है। अब माल नहीं बिका है, वो अनैच्छिक
वो निवेश की श्रेणी में शामिल होगा। लेकिन ये अनैच्छिक है, मतलब कोई भी उत्पादनकर्ता वो ये नहीं चाहता कि उसका माल बिके नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे? अनइंटेंडेड, मतलब अनैच्छिक है, इच्छा से नहीं है। तो यदि उत्पादन में पश्चाताएं गैप है, उत्पादनकर्ता बिक्री में वृद्धि या कमी के साथ धीमी गति से समायोजन करते हैं, तो स्टॉक में अनइंटेंडेड इन्वेंटरी होगा। इस प्रकार वांछित का मतलब है डिजायर्ड, जो इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में तो जो निवेश करता प्लान करता है, उसको डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो वांछित इच्छित निवेश वास्तविक निवेश में अंतर हो जाएगा यदि इन्वेंटरीज में अनइंटेंडेड चेंजेस होते हैं, और उसका कारण होता है प्रोडक्शन गैप। तो प्रोडक्शन गैप के कारण भी वास्तविक निवेश और डिजायर्ड निवेश के बीच में अंतर बना रहेगा। इन दोनों में से व्यय पश्चाताएं, दो प्रकार की पश्चाताएं हुई। व्यय पश्चाताएं तो कब होती है? आय को व्यय नहीं किया जाए, आय और व्यय के बीच में अंतराल हो। और व्यय किसके रूप में ले रहे हैं हम? कंजप्शन के संदर्भ, आय और व्यय के बीच में अंतराल। और उत्पादन पश्चाताएं किसमें है? उत्पादन पश्चाताएं है कि उत्पादन में मांग के अनुरूप परिवर्तन के बीच में टाइम गैप है। तो इस प्रकार वांछित इच्छित निवेश, इन दोनों में से व्यय पश्चाताएं इन दोनों में से व्यय पश्चाता और उत्पादन पश्चाता, मतलब एक्सपेंडिचर गैप और प्रोडक्शन गैप, प्रत्येक स्थिति में बचत और निवेश समान होते हुए भी संतुलन में नहीं होंगे। यदि गैप है तो संतुलन की अवस्था नहीं होगी, जबकि समान हो सकते हैं। स्पष्ट, जब तक गैप समाप्त नहीं हो जाती, तब तक संतुलन की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे ये खास बात निकल करके आ रही है कि गैप के कारण, पश्चाताएं के कारण बचत और निवेश में संतुलन नहीं हो पाता है। संतुलन की स्थितियां पश्चाताओं के समान होने पर बचत में निवेश समान भी होंगे। जब गैप समाप्त हो जाएगा, चाहे वो व्यय के संदर्भ में, एक्सपेंडिचर के संदर्भ में या उत्पादन के संदर्भ में, जब संतुलन की स्थितियां पश्चाताओं के समान हो जाने पर बचत में निवेश समान भी होंगे और संतुलन में भी होंगे, चाहे अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में हो अथवा गतिमान अवस्था में हो। तो यहाँ यह निष्कर्ष है। परंतु यदि अर्थव्यवस्था साम्य अथवा संतुलन की स्थिति में नहीं है, तो बचत निवेश में समानता होते हुए भी संतुलन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था में गैप है और वो गैप बराबर नहीं है, तो बचत और निवेश में समानता होते हुए भी अर्थव्यवस्था में संतुलन नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में संतुलन तभी होगा जब डिजायर्ड सेविंग डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। संक्षिप्त में अर्थव्यवस्था में साम्य वहां पर स्थापित होगा जहां पर इच्छित बचत इच्छित निवेश के बराबर होगा। अब देखो, ये मैं बहुत जोर दे करके इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था में साम्य की क्या शर्त है? डिजायर्ड सेविंग, डिजायर्ड को प्लान भी कहते हैं, इच्छित भी कहते हैं। तो नियोजित या इच्छित बचत और इच्छित निवेश जहां समान होंगे, वहां पर अर्थव्यवस्था में साम्य की स्थापना होगी। यदि आय साम्य स्तर से कम होती है, तो व्यावसायिक वस्तु सूची इच्छित स्तर तक गिरेगी, और इसलिए फर्में वस्तु सूची को वापस इच्छित स्तर लाने के लिए उत्पादन और रोजगार को बढ़ाएगी। जैसे ये बात हम पॉइंट इस रेखा चित्र में पॉइंट ई पे कह रहे हैं। पॉइंट ई से पूर्व अर्थव्यवस्था में साम्य आय, यदि आय साम्य स्तर से कम है, साम्य स्तर कहाँ पे? ई पॉइंट पर। यदि आय साम्य स्तर से कम है, तो व्यवसायिक वस्तु जो इन्वेंटरीज है, माल का जो स्टॉक है,
जिसको हम इन्वेंटरी कह रहे हैं, वस्तु सूची यानी इन्वेंटरी इच्छित स्तर तक गिर जाएगी और इच्छित स्तर तक पुनः स्टॉक को लाने के लिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा और इससे आय बढ़ेगी। जब आय स्तर साम्य स्तर से ज्यादा होती है, जैसे इस रेखा चित्र में ई बिंदु के दाईं तरफ स्थिति है कि साम्य का तो वहां पे होगा जहां पर सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होगा। सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट ई बिंदु पे हो रहा है। ई बिंदु से पूर्व की अवस्था है यदि आय का, तो व्यवसायिक फर्में अपने स्टॉक को कम करेगी और उस स्टॉक को पुनः प्राप्त कर पूर्व स्तर को बनाए रखने के लिए फर्में अपना उत्पादन और रोजगार को बढ़ाएगी। और ई बिंदु की बाद की स्थिति है जहां पर आय का स्तर साम्य स्तर से ज्यादा है। यदि आय का स्तर साम्य स्तर से ज्यादा है, उस स्थिति में इन्वेंटरीज बढ़ेगी और उत्पादन और रोजगार गिरेगा। तो यहाँ पर मैं पुनः इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि आय साम्य स्तर से कम होती है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो व्यावसायिक वस्तु सूची जो इन्वेंटरी है वो इच्छित स्तर तक गिरेगी और इसलिए फर्में वस्तु सूची को वापस इच्छित स्तर तक लाने के लिए उत्पादन और रोजगार को बढ़ाएगी। यदि आय स्तर साम्य स्तर से ज्यादा है ई बिंदु के बाद में, तो व्यावसायिक अनिच्छिक वस्तु सूची बढ़ाती है। इसे अनइंटेंडेड इन्वेंटरी बढ़ेगी और इसी के अनुरूप उत्पादन को वस्तु सूची को वापस उस स्तर पर लाने के लिए उत्पादन में कमी करते हैं। केवल साम्य स्तर पर ही इच्छित बचत और इच्छित निवेश बराबर होते हैं। तो ये पुनः मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, साम्य स्तर पर इच्छित बचत और इच्छित निवेश बराबर होते हैं। या यूं कहें कि साम्य कहाँ पे निर्धारित होता है? साम्य इच्छित निवेश और इच्छित बचत जहां बराबर होंगे, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्लान्ड सेविंग या प्लान्ड डिजायर्ड सेविंग इक्वल टू डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल सेविंग साम्य की शर्त नहीं है। ये दोनों बराबर होते हुए भी अर्थव्यवस्था में साम्य की स्थापना नहीं होगी। अर्थव्यवस्था में साम्य की स्थापना कहाँ पे होगी? अर्थव्यवस्था में साम्य की स्थापना वहां पे होगी जहां पर प्लान्ड सेविंग इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। इसी बात को इस डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि साम्य की अब तक जो मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था में साम्य का निर्धारण कैसे होता है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब जहां सेविंग और निवेश कहाँ बराबर हो रहे हैं? ई पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो रहे हैं। यदि ई बिंदु से पूर्व आय का स्तर है तो व्यवसायिक फर्में अपने स्टॉक में कमी, इन्वेंटरी में कमी करेगी और उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा। इसको दूसरे ढंग से भी समझा जा सकता है। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जैसे ई बिंदु से पूर्व इन्वेस्टमेंट का लेवल सेविंग लेवल से ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने पर समग्र मांग बढ़ती है और कैपेसिटी बढ़ती है अर्थव्यवस्था की कैपेसिटी बढ़ने पर उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा। अब ई बिंदु के बाद की स्थिति देखिए, ई बिंदु के बाद की स्थिति में सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। जब अर्थव्यवस्था में सेविंग कम होगी, सेविंग ज्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो समग्र मांग कम होगी और आय और रोजगार का स्तर गिरेगा। ये हमारा यहाँ पर विश्लेषण है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में। रॉबर्टसन का मत, हार्टे के वितरण में उत्पादन पश्चात आए प्रोडक्शन गैप यानी इच्छित निवेश और वास्तविक निवेश के बीच में अंतर्निहित है। इसके फलस्वरूप अनिश्चित माल का संचय या अपसंचय होता है। रॉबर्टसन वे पश्चात आए यानी वास्तविक उपभोग और वास्तविक उपभोग और वांछित उपभोग का अंतर नहीं था। मतलब हार्टे और जो रॉबर्टसन है, उन दोनों के विश्लेषण में अंतर यह है कि हार्टे का जोर प्रोडक्शन गैप के ऊपर है और प्रोडक्शन गैप के माध्यम से
इच्छित निवेश और वास्तविक निवेश के बीच के अंतर को लेते हैं कि इच्छित निवेश और वास्तविक निवेश के बीच में अंतर इसलिए है क्योंकि प्रोडक्शन गैप है। रॉबर्टसन का मत है कि वास्तविक उपभोग और वांछित उपभोग के बीच में अंतर इसलिए है क्योंकि एक्सपेंडिचर गैप है। किन्स ने रॉबर्टसन के विश्लेषण हेतु कहा है कि बचत के ऊपर निवेश का आधिक्य, बचत के ऊपर निवेश का आधिक्य यानी बचत से ज्यादा निवेश है का आधिक्य सिर्फ इस बात को व्यक्त करता है कि कल की आय से आज की आय अधिक है। बचत के ऊपर निवेश का आधिक्य सिर्फ इस बात को व्यक्त करता है कि कल की आय से आज की आय अधिक है क्योंकि निवेश ज्यादा है। रॉबर्टसन के दृष्टिकोण में अवधि विश्लेषण पाया जाता है। उन्होंने इसको इस संकेत के रूप में व्यक्त किया कि टी को हम यहाँ पे ले रहे हैं वर्तमान समय और t-1 का मतलब भूतकाल और यहाँ पर रॉबर्टसन के मत में yt-1 यानी पूर्व समय की आय बराबर होती है वर्तमान समय के उपभोग और बचत के बराबर। यानी यहाँ पर हम ये ले रहे हैं कि वर्तमान समय का उपभोग पूर्व समय की आय का फलन है। यानी आज हम जो खर्च कर रहे हैं वो पिछले महीने जो कमाया था वो खर्च कर रहे हैं। तो yt-1 इक्वल टू ct प्लस st। तो यहाँ पर गैप आ गया उपभोग में, तो ये उपभोग का गैप है। और जो सेविंग है वो yt-1 यानी पूर्व समय की आय में से वर्तमान उपभोग को घटा दिया जाए तो वर्तमान सेविंग आ जाएगी। तो वर्तमान आय, एक तो ये दृष्टिकोण हो गया। यहाँ आय और व्यय के बीच में अंतराल है और इसके बीच में फलनात्मक संबंध को बताया गया है पहले समीकरण में। दूसरे समीकरण में वर्तमान समय की आय वर्तमान समय के उपभोग और निवेश के बराबर है। yt इक्वल टू ct प्लस it। प्रथम समीकरण व्यक्त करता है कि कल की आय yt-1 आज प्रयोग में लाई जाती है। कल की आय इनकम में से आज के उपभोग को घटाने पर आज की बचत प्राप्त होती है। द्वितीय समीकरण का अर्थ है कि चालू आय का प्रवाह चालू उपभोग और चालू निवेश से सर्जित होता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि करंट इनकम yt कल की आय yt-1 से केवल उस स्थिति में अधिक हो सकती है जबकि it का st से आधिक्य हो। वर्तमान समय का इन्वेस्टमेंट वर्तमान समय के सेविंग से ज्यादा हो। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने के परंतु इन परिभाषाओं में से केवल तत्समयिक राशियां आइडेंटिटी प्राप्त होती है। ये तो आज की आय और कल की आय के विषय का कथन मात्र है। आय के परिवर्तनों का विश्लेषण करने हेतु कोई उनकी कोई उपदेयता नहीं। आगे चलकर 1936 में रॉबर्टसन ने ये परिकल्पना और जोड़ी कि आज का उपभोग कल की आय का फलन है, अर्थात ct इज द फंक्शन ऑफ yt-1। वर्तमान समय का उपभोग पूर्व समय की आय का फलन है। तो देखिए यहाँ पर जो गैप है और गैप प्रोडक्शन गैप और कंजप्शन गैप, इन गैप के कारण ही प्लांट सेविंग इन्वेस्टमेंट के बीच में अंतराल होता है और इसी से ही अंतराल से ही उत्पादन और रोजगार में परिवर्तन होता है। आय यहाँ पर की रोल अदा कर रही है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बराबर करने में। एक और दृष्टिकोण है जिसको
एक्स एंटी और एक्स पोस्ट अप्रोच कहते हैं। स्वीडन के ओहोलिन, लुंडबार्ग, लिंडाल और मिर्डाल नामक अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत और निवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्याशित एक्स एंटी और एक्स पोस्ट यथार्थ। प्रत्याशित एक्स एंट का अर्थ है प्रत्याशित और एक्स पोस्ट का अर्थ है यथार्थ। प्रत्याशित परिणाम में वे हैं जो पूर्वानुमानित, अभिष्ट अथवा योजनाबद्ध है। इसको डिजायर्ड कह सकते हैं। जो आपसे पूर्व का जो विश्लेषण पढ़ रहे थे, एक्स एंटी का अर्थ है डिजायर्ड, प्लान्स, और यथार्थ वो मैग्नीट्यूड्स है जो वास्तविक हो अथवा प्राप्त किए गए हो। स्वीडन के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बचत और निवेश हमेशा बराबर होते हैं। यथार्थ बचत और यथार्थ निवेश बराबर होते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर होते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि प्रत्याशित एक्स एंटी बचत और एक्स एंटी निवेश भी बराबर हो, क्योंकि जो लोग बचत की योजना बनाते हैं और जो लोग निवेश की योजना बनाते हैं वो अलग अलग होते हैं। जब तक बचतकर्ता और निवेशकर्ता विभिन्न उद्देश्यों से प्रभावित होते रहते हैं, होते रहेंगे, विभिन्न वर्गों के संबंध और जिनका संबंध विभिन्न वर्गों से है, तब तक ये जरूरी नहीं है कि प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश बराबर ही हो। यदि प्रत्याशित बचत से प्रत्याशित निवेश बढ़ जाए, यानी निवेश एक्सपेक्टेड एक्स एंटी या प्लान सेविंग ज्यादा है बचत से, तो वास्तविक व्यवसायिक क्रियाओं का विस्तार होगा। यानी एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो व्यवसायिक क्रियाओं का विस्तार होगा। बढ़ी हुई आय में से जो बचत होगी वह बचत को बढ़ी हुई आय में से जो बचत होगी वह बचत को बढ़ाकर के निवेश के स्तर तक पहुंचा देगी, जिससे कि आय के उच्चतर स्तर पर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्या बात निकल करके आ रही है? एक्स एंटी किसको कह रहे हैं? प्लान्ड, डिजायर्ड। तो डिजायर्ड सेविंग इक्वल टू डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट है। ये साम्य की सार्थ है। ये प्रमुख विचार है जो मैंने आज के इस वीडियो में बताया है। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप अपनी लाइक डिसलाइक्स इस वीडियो को देख करके दें, ताकि कुछ सुधार किया जा सके, कुछ उपयोगी सुधार देखा जा सके। और तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं और अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें।